वैदिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास लेंगे अरस्तु की क्लास जो थी हमारी कल हो चुकी थी, यानी यूनान का जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, एक गुरु था प्रसिद्ध, उसके बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं। और आज हम जानते हैं भारतीय इतिहास के एक महान गुरु के बारे में। ये एक ऐसे गुरु हैं जिनके अलावा दूसरा ना तो आज तक कोई हुआ है और ना शायद भविष्य में कभी होगा। चाणक्य बहुत ही तेजस्वी और उच्च कोटि के कौशल युक्त व्यक्ति थे। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में इनका जन्म होता है, मगध में ही, और इनकी मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हो जाती है। अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किया उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्होंने किस किस कौन से जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में। तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक तो इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा था चाणक्य नीति, यानी सूक्ति संग्रह है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन में कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो उन सब की जो डिटेल से इन्होंने व्याख्या की है वो इस प्रकार नीति शास्त्र में इन्होंने महत्वपूर्ण व्याख्या दी है। इसके अलावा इसके बारे में जीवनी जान लेते हैं। चाणक्य जो पिता हैं चाणक्य के, उनका नाम है चणी। चणी जो थे इससे पहले भी मगध साम्राज्य में ही क्या है, गुरु का कार्य करते हैं, और ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और इनकी माता का जो नाम है वो है चणेश्वरी। इनकी जो माता थी, क्या नाम है, चणेश्वरी माता का नाम था, चणेश्वरी। ठीक है, ये इनकी माता का नाम था। इनकी जो शिक्षा होती है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा होती है, और बाद में ये तक्षशिला में ही गुरु का कार्य भी करते हैं, और इनकी शिक्षा यहीं पर होती है। इसके अलावा इनकी जो पत्नी है यशोधरा, इनकी पत्नी यशोधरा है, उनसे इनकी शादी होती है। लगभग 21 साल की उम्र में ये विवाह में बंधते हैं। इन्होंने जब शादी की तो उससे पहले एक सूक्ति संग्रह जब ये लिख रहे थे उसी समय, तो इन्होंने एक वाक्य लिखा और उसमें कहा कि महिला का शरीर नहीं अपितु उसकी जो मन है, उसकी जो मन की सुंदरता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें चाणक्य कहते हैं कि शरीर की सुंदरता से आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। एक शरीर से सुंदर स्त्री आपको कुछ समय के लिए शायद खुश रख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके जीवन को क्या कर दे, विकास से भर दे या फिर कुछ उसमें। तो इन्होंने सुंदरता को नहीं जबकि मन की सुंदरता को प्राथमिकता प्रदान की है। आगे एक घटना ग्रसित होती है इनके जीवन में, और यहीं से चाणक्य का जो जीवन है वो काफ़ी बदल जाता है। होता यह है कि घनानंद के द्वारा पुष्पपुरी जो नगरी थी, जो मगध साम्राज्य में ही पड़ती थी, उसमें घनानंद के द्वारा एक ब्राह्मण भोज का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। उसी समय भारत में एक स्थिति पैदा हो रही थी, और ये स्थिति ये थी कि उस समय जो सिकंदर है उसका भय व्याप्त था भारत में सीमाओं पर, और चाणक्य जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम क्या करता था, चाणक्य गुरु था। इस समय चाणक्य को यह सूचना लग जाती है और उनको आभास ये हो जाता है कि हो ना हो सिकंदर कभी ना कभी भारत की सीमा में भी क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इससे पहले जो सिकंदर है उसका फारस में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जो हम पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फारस में जो डरायस तृतीय शासक है, जो कि साइरस है, और जेरेक्सिस, डरायस फर्स्ट है, सेकंड है, और डेबिरिस, ये सारे शासक जो हैं एक ही वंश के हैं, हकमनी साम्राज्य के। और इन्हीं का जो शासक था डरायस थर्ड, उसके साथ में क्या चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, किसका, सिकंदर का। तो यहाँ पर जो सिकंदर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कठोरता पूर्वक क्या किया जा रहा था, दमन किया जा रहा था, और इसी दमन को लेकर के भारत में भी भयव्याप्त था। और भयव्याप्त ये था कि भारत में कभी ना कभी सिकंदर का क्या होगा, प्रवेश होगा। और इस चीज को कौन जानते थे, चाणक्य जानते थे। विष्णुगुप्त या फिर
कौटिल्य। इनके अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये भली भांति परिचित थे किस चीज से, इस भय से कि सिकंदर जो है वो कभी ना कभी भारत में आएगा और यहाँ पर तबाही मचाएगा। तो इसी बात को लेकर के जो चाणक्य हैं वो कहाँ जाते हैं, मगध जाते हैं। और मगध में उस समय क्या चल रहा होता है, घनानंद का ब्राह्मण भोज का कार्य चल रहा होता है। तो होता यह है कि इस भोज में चाणक्य भी पहुंच जाते हैं और चाणक्य यहां पर पहुंच करके घनानंद से ये बातें करते हैं कि भाई एक अखंड भारत का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, और जिससे कि हम आने वाले जो समय है यानी कि सिकंदर की सेनाओं का सामना कर पाएं। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे साथ में हमारे पास क्या होगा, एक यूनिटी होगी, एक संगठन होगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। अन्यथा भारत में बहुत ज़्यादा क्या होगी, तबाही होगी। तो इस प्रकार की बातें चाणक्य करता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि घनानंद एक बहुत क्रूर शासक होता है, घमंडी प्रकार का जो एक शासक है। कौन? घनानंद। इसकी बातों को क्या है, इसकी बातों को वो अत्यधिक महत्व ना दे करके इन्हें क्या है, बेइज्जत कर देता है। और इसी बात को लेकर के चाणक्य और घनानंद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विरोध हो जाता है। आगे यहाँ पर ये कहानियाँ हैं कि यहाँ पर चाणक्य एक क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपनी शिखा कभी नहीं बांधूंगा जब तक कि घनानंद का क्या ना कर दूं, सर्वनाश ना कर दूं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती हैं। और चाणक्य के द्वारा एक आगे चल करके चंद्रगुप्त नामक जो लड़का है, जो किसका, मोरा का पुत्र है, जिसका पिता कौन है, हम आगे मौर्य काल में जब उसकी चर्चा करेंगे डिटेल से तो जान लेंगे कि चंद्रगुप्त भी एक क्षत्रिय पुत्र था, जबकि कहीं पुराणों में कई जगहों पर उसको क्या बताया गया है, शूद्र भी बताया गया है। तो उसकी डिटेल से चर्चा हम कर लेंगे आगे की क्लासों में। लेकिन यह जान लेते हैं कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं युद्ध कौशल में और राजनीति में। तो आगे चलकर घनानंद का भी क्या कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। पर जान लेते हैं उससे पहले चाणक्य जो है उसके जीवन में क्या क्या कार्य ऐसे होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं या फिर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। आगे चाणक्य की एक भेंट और भी होती है और ये होती है जब इन दोनों में क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है घनानंद और चाणक्य में। तो घनानंद का एक बेटा भी है और बेटे का नाम है पब्बवता। और पब्बवता के द्वारा क्या किया जाता है, वो घनानंद का क्या है, विरोधी है। यानी घनानंद का जो बेटा था पब्बवता, नाम है पब्बवता, ये घनानंद का बेटा ही है और ये घनानंद का क्या है, विपक्षी है। क्योंकि ये एक अच्छी किस्म का यानी अच्छा इंसान था और घनानंद के जैसा नहीं था, दयावान, सहनशील आदि अहिंसात्मक शासक ये व्यक्ति था। तो इससे चाणक्य की क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है और चाणक्य इसको अपने साथ लेते हैं और इसको प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा आगे। तो आगे देखिए, चाणक्य के द्वारा कुछ नीतियां जो दी जाती हैं अर्थशास्त्र के अनुसार और उसकी जो सुक्ति संग्रह के अनुसार हम कुछ बातें जो है उनको पढ़ लेते हैं। एक तो जो शासन के सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि राज्य के, यानी राज्य जो है या कोई भी राज्य है और उसके सब 7 ऐसे कौन से अंग होते हैं जिन पर राज्य जो है वो टिका हुआ होता है। अगर उनमें से एक भी अंग हटा लिया जाए तो शासन का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यानी शासन टिक नहीं पाएगा, यानी राज्य टिक नहीं पाएगा। तो चाणक्य के द्वारा सप्तांग जो दिए जाते हैं राज्यों का सिद्धांत के अंतर्गत, तो ये सप्तांग सिद्धांत है। एक तो क्या है, कोई साम्राज्य है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है राजा, यानी कि राजा का होना क्या है, कंपलसरी है। और राजा के गुण भी जो है उनकी हम चर्चा आगे करते हैं। मंत्री, उसमें एक मंत्री इंपॉर्टेंट है। किला होना चाहिए, एक राजा के पास में क्या होना चाहिए, खजाना होना चाहिए, उसके पास सेना होनी चाहिए, एक कुशल सेना का उसके पास क्या हो, संग्रह हो और उसके सहयोगी हो।
ऐसा नहीं कि उसने अपने अड़ोस पड़ोस सभी से क्या ले रखी हो, दुश्मनी ले रखी हो। तो ऐसा अगर वो राजा कोई करेगा तो उसका शासन अत्यधिक नहीं चल पाएगा। तो ये राजा के सप्तांग हैं राज्य के। राजा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राज्य के लिए, और मंत्री यानी कि राजा के मंत्री होनी चाहिए, जिसमें राजा क्या है उनसे संवाद कर सके किसी भी चीज पर, या किसी भी कोई भी बात है राज्य की तो उस पर क्या कर सके, संवाद कर सके। ठीक है, तो उसके लिए मंत्री जो है वो होना कंपलसरी है। दूसरी चीज किले, यानी कि राजा के पास में किला होना भी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कभी कभी राजा को इस किले की बहुत ज्यादा क्या है जरूरत पड़ जाती है। यानी कि किसी अन्य राजा के द्वारा किए गए आक्रमण के समय यदि वह राजा अत्यधिक ताकतवर है तो बचाव के लिए किले का होना क्या है, कंपलसरी होता है। दूसरा है खजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेना तभी रुक सकती है जब सेना के लिए आप क्या दोगे, वेतन भत्ते वगैरह दोगे, तभी आपके पास सेना, तो उसके लिए खजाना होना कंपलसरी होता है। दूसरी चीज सेना होना कंपलसरी है और उसके सहयोगी होना कंपलसरी है। चाणक्य ने युद्ध के प्रकारों को भी 3 प्रकार के महत्वपूर्ण युद्ध बताए हैं चाणक्य नीति में। पहला है खुला युद्ध। खुला युद्ध का मतलब होता है आमने सामने सेनाएं जब लड़ती हैं तो इसको बोलते हैं खुला युद्ध। छुपा हुआ युद्ध को छापामार प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छापामार युद्ध, ये छापामार युद्ध है। और मौन जो युद्ध होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें अन्य जो विरोधी शासक है उसको या तो आर्थिक दृष्टि से या फिर कूटनीति से इस प्रकार से क्या है क्षति पहुंचाई जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मौन युद्ध कहा जाता है। यानी कि उसको पता भी ना चले और उसका बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाए, नुकसान कर दिया जाए। ठीक है, जैसे अंग्रेजों के द्वारा भी क्या मौन युद्ध का क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया गया था भारत में। यानी कि इसको कूटनीति ये थी अंग्रेजों की कि भारतीयों को ही लड़ा दो और खुद क्या है दूर रहे। डायरेक्टली जो युद्ध है उससे क्या है अंग्रेज दूर रहते और भारतीयों को ही आपस में क्या है लड़वा करके क्या कर देते, उनका सर्वनाश कर देते, खत्म कर देते उनको, और उनके फिर राज्यों पर क्या कर लेते थे, अधिग्रहण कर लेते थे। तो ये मौन युद्ध है। तो चाणक्य ने यहाँ पर 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है, खुला युद्ध, छापामार युद्ध और मौन युद्ध। दंड के प्रकार, चाणक्य ने 3 प्रकार के ही प्रमुख दंड बताए हैं। पहला दंड है धन, यानी कि जो दोषी है उसको धन से मारा जाए, यानी कि उससे क्या ले लिया जाए, एक कर के रूप में बहुत ज्यादा धन ले लिया जाए, जिससे वो बहुत ज्यादा क्या है टूट जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब भी हमारे जो वर्तमान जो दंड व्यवस्था है हमारी, उसमें भी क्या लगाया जाता है, ये लगा दिया जाता है कि भाई चलो इससे कितना दंड के रूप में क्या लिया जाएगा, वसूली की जाएगी। तो ये था धन वसूली। ठीक है, तो धन ले लिया जाता था। दूसरा है शारीरिक कष्ट, यानी कि अंग भंग कर दिया जाता था। यदि कोई और ज्यादा क्या थी, अधिक गलत कुकृत्य वगैरह किया गया है, यानी कि हत्या वगैरह के मामले में क्या कर दिया जाता था, उनका अंग विच्छेद कर दिया जाता था। और सबसे अधिक गलती करने पर उसे जो सबसे उच्च दंड जो था वो क्या था, मृत्यु दंड था। तो ये 3 प्रकार के दंड के प्रकार हैं, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा है राजा के गुण, एंड राजा में कौन कौन से गुण होना चाहिए एक अच्छे राजा के लिए और एक सम्राट के लिए अच्छे गुणों का होना कंपलसरी है। तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो राजा में बहुत होना आवश्यक है। यहाँ पर देखो, एक तो वह राजा कैसा होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए। ये चाणक्य द्वारा नीति थी कि वो कैसा होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए। अब वर्तमान स्थिति के अनुसार ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेशन नहीं रखता कि कुलीन होना, क्योंकि सभी भारतीय क्या हैं, समान हैं और उसके अनुसार कोई भी शासक बन सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। और हर व्यक्ति एक अपने परिवार का कुलीन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर कुलीन होने का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि चारों वर्णों में से किसी वर्ण का हो सकता है, लेकिन वो क्या हो, अपने पिता की ही संतान हो। ठीक है, वो दासी पुत्र नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये कुलीन का अर्थ है। दूसरा है विनयशील, राजा को कैसा होना जरूरी है, विनयशील राजा को होना बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरा, राजा का साहसी होना बहुत जरूरी आवश्यक है, राजा पराक्रमी हो, साहसी हो। ठीक है, और सहनशील भी होना। इसमें अनुशासन में ही क्या आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, सहनशील भी होना
चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने छोटी सी गलती कर दी और राजा उसको दंड के रूप में क्या दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तो उससे क्या है, राज्य में क्या फैलेगी, अराजकता फैलेगी, और अराजकता से राज्य का क्या होगा, नुकसान होगा। तो राजा का एक पहला हुआ है गुण कि वो कुलीन होना चाहिए, दूसरा विनयशील होना चाहिए, यानी कि विनम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी कोई राज्य का कोई भी कर्मचारी है या फिर राज्य के लोग हैं, अगर राजा से क्या करना चाहें, भेंट करना चाहें, तो उससे विनम्रता पूर्वक राजा क्या है, उनको उससे बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे, तो वो विनयशील होना जरूरी है। और युद्ध क्षेत्र में राजा का साहसी होना बहुत कंपलसरी है, यानी कि उसमें यह भी गुण होना चाहिए विनयशील के साथ साथ में कि वो साहसी हो, पराक्रमी हो। जब युद्ध की बात आए तो वह अपना पराक्रमण या कौशल अपना दिखाए, ठीक है, शौर्य दिखाए अपना। और एक अनुशासन, अनुशासन में राजा को होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब है उसे किस टाइम तो राज्यसभा में आना है, किस टाइम उन्हें लोगों की क्या है समस्याओं का समाधान करना है। ऐसा नहीं कि राजा अपने ही सुख में क्या है डूबा हुआ है, तो ऐसा राजा अत्यधिक नहीं चल पाएगा और वो क्या है राज्य के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। अगला है दुर्गों के प्रकार, यानी चाणक्य ने दुर्गों के प्रकार भी बताए हैं। जैसे कि मनुस्मृति में हम जब पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का किया गया है, तो इसमें पढ़ लो 4 तो यही है। तो औदक दुर्ग, औदक दुर्ग का मतलब क्या होता है, यानी जल दुर्ग है। ये क्या है, जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब है पानी से चारों तरफ से जब वो क्या है पानी से घिरा हुआ हो तो उसे बोलते हैं औदक दुर्ग। पार्वत दुर्ग का मतलब है जो पर्वतों पर स्थित दुर्ग है या पर्वतों से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसको बोलते हैं पार्वत दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब है, धानवन का मतलब होता है रेगिस्तान या रेतीली मिट्टी, ठीक है, यानी रेगिस्तानी जो दुर्ग है उसको बोलते हैं हम धानवन दुर्ग। तो समझे एक एक करके। औदक दुर्ग, औदक दुर्ग जो होता है वो जल दुर्ग है। पार्वत दुर्ग जो पर्वतों से घिरा हुआ हो या पर्वतों के ऊपर स्थित हो, जैसे कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है। और यहाँ पर देखो भरतपुर का जो दुर्ग है ये औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा जालौर का जो दुर्ग है, ठीक है, गागरोन का जो दुर्ग है, ये सब औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये पानी से घिरे हुए दुर्ग हैं, ठीक है। पार्वत दुर्ग पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग है। धानवन दुर्ग यानी कि रेगिस्तान में, जैसे कि जैसलमेर का जो किला है वो धानवन दुर्ग की स्थिति में आता है, ठीक है। वन दुर्ग, वन दुर्ग जालौर का जो दुर्ग है, ठीक है, ये भी किस में आता है, वन दुर्ग में आता है। इसके अलावा दासों के जो प्रकार हैं तो चाणक्य ने दासों के 9 प्रकार बताए हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंट मिलता है कि चाणक्य ने तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और इसी समय भारत में विदेशी जो आए थे जिनका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो जो है इन्होंने क्या कहा है कि भारत में किसी भी प्रकार की दास व्यवस्था नहीं थी, यानी दास प्रथा नहीं थी। जबकि चाणक्य जो है वो 9 प्रकार के दासों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। तो यहाँ से एक चीज का हमें पता चल जाता है कि दासों की स्थिति कैसी थी, बहुत अच्छी स्थिति भाई, और यूनान के बजाय तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि यूनान में दासों के साथ में क्या किया जाता था, बहुत ही बेकार का व्यवहार किया जाता था। तो अब ये मेगास्थनीज और स्ट्रैबो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि कौन तो दास है और कौन राज्य का व्यक्ति है। तो दासों का प्रकार बताते हैं चाणक्य, 9 प्रकार के दास बताते हैं, ठीक है। और एक इनमें 9 प्रकार के दासों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के, एक तो वो दास है जो आजीवन क्या करते हैं, किसी दासी के पुत्र होते हैं और वो उसी व्यक्ति के लिए, जिसकी दासी होती है उसी व्यक्ति के लिए पूरे जीवन भर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने पैसा मोल लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है और उसके एवज में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्या हैं दासों की इन्होंने क्या की, विवेचना की अलग अलग। लेकिन मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो कहते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार की दास व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ से एक चीज का पता चल रहा है और ये है कि भारत में उस वक्त दासों की जो स्थिति थी वो इतनी बुरी नहीं थी, दयनीय नहीं थी जितनी कि यूनान में थी, ठीक है। यूनान में बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति थी, तभी तो ये बोलते हैं कि दास व्यवस्था नहीं थी। आगे देखते हैं दूत के प्रकार। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, समझो। दूत के प्रकार, 3 प्रकार के दूत बताए हैं किन्होंने, चाणक्य ने। चाणक्य ने कितने दूत बताए हैं। और एक और है हमारी जो
रामायण वगैरह है उनमें भी दूतों के नाम अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है, तो चाणक्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। एक तो होता है निष्ठार्थ जो दूत है वो, इसका जो कार्य होता था, ये क्या कार्य होता था, इसकी योग्यता भैया बहुत बड़ी होती थी, यानी कि ये बहुत ही अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति होते थे जो निष्ठार्थ श्रेणी में जो आते थे दूत, वो ये जरूरत पड़ने पर राजा के मंत्री का भी कार्य कर सकते थे, यानी कि जरूरत पड़ने पर राजा का मंत्री के रूप में कार्य कर सकते थे। ठीक है, यानी कि जरूरत जब पड़ गई राजा को तो ये किसका कार्य करेंगे, मंत्री का कार्य करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो योग्यता थी वो बहुत ही उच्च योग्यता होती थी इनकी। तो इस प्रकार के ये उच्च श्रेणी के क्या थे, दूत थे, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो दूत बताया वो किसे, तो वो है निष्ठार्थ जो दूत थे, वो क्या थे, सर्वोच्च श्रेणी के थे। इसके अलावा आते हैं परिमितार्थ दूत। ठीक है, ये इससे निम्न श्रेणी के होते थे, इनमें भी उच्च क्या थी, योग्यता होती थी, और ये अमात्य श्रेणी के थे, यानी कि जितनी अमात्य की क्या होती थी, क्षमता होती थी, या फिर अमात्य की जो शक्ति पावर होती थी राज्य में, उतनी ही किसकी होती थी, परिमितार्थ दूत जो था इसकी होती थी। ठीक है, आगे है तीसरा है शासनहार दूत। शासनहार दूत का मतलब ये होता था कि एक राजा जो था, जिस राजा का ये शासनहार दूत होता था, उस राजा की सूचनाओं को अन्य अपने पड़ोसी राजाओं की क्या है, पड़ोसी राजाओं को सूचनाएं क्या करता था, प्रेषित करता था, यानी कि एक दूसरे राजा जो थे उनकी सूचनाओं को क्या करता था, एक दूसरे तक पहुंचाता था। तो ये था शासनहार दूत के कार्य थे। ठीक है, वेदों में भी दूत को स्पर्श और प्रणिधि शब्दों से बताया गया है, यानी वेद जो हैं हमारे, तो वेदों में एक तो स्पर्श नाम से, स्पर्श तथा प्रणिधि, इस नाम से क्या है, दूतों को संबोधित किया गया है। यानी कि वेदों में स्पर्श तथा प्रणिधि नामक जो दूत हैं उनका उल्लेख आता है, और वो दूत जो थे, स्पर्श और प्रणिधि भी इसी प्रकार के दूत होते थे, लेकिन वहां पर उनका क्या है, नाम अलग है बस। ठीक है, और सारे कार्य क्या थे उनके, सेम कार्य थे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।